नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी, पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हमारा स्पेशल शो जो हम लेकर आते हैं स्पेशली अपने व्यूअर्स के लिए ताकि उनकी मदद कर सकें। आपने पोर्टफोलियो बनाया हुआ है, बनाना चाहते हैं, फाइनेंशियल गोल्स पर एडवाइस चाहते हैं हमारे एक्सपर्ट्स की, या फिर फंड चॉइसेस पर हमारे एक्सपर्ट की राय लेना चाहते हैं, तो अपने सवाल आप हमें भेज सकते हैं। कैसे भेज सकते हैं? नोट कीजिए तरीका। आप व्हाट्सएप, ईमेल या सोशल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7045220000। इसके अलावा आप ईमेल कीजिए yourmoney@nw18.com। साथ ही आप अपने क्वेश्चंस फेसबुक, ट्विटर पर भी पोस्ट कर सकते हैं #AskAwaz लिखकर। आज हमारे साथ है वाइस इन्वेस्ट के सीईओ हेमंत रस्तोगी। हेमंत जी नमस्कार, स्वागत है आपका। और क्वेरीज लें उससे पहले बात करेंगे जो भी पोर्टफोलियो हमारे व्यूअर्स बनाते हैं, जो फंड्स अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं, उन फंड्स की परफॉर्मेंस को कब कैसे आंकना चाहिए, कैसे एनालाइज करना चाहिए अपने म्यूचुअल फंड्स की परफॉर्मेंस को, क्या पैरामीटर्स होते हैं, कितने समय में रिव्यू करना चाहिए। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। यही नहीं है कि एक अच्छे फंड्स के साथ आपने पोर्टफोलियो क्रिएट कर लिया तो काम खत्म। ट्रैक करनी हो फंड की परफॉर्मेंस, कब कहाँ कैसे करें, बताइए। दीपाली, आई थिंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है किसी भी निवेशक के लिए। देखिए, जब हम रिटर्न्स की बात करते हैं तो हमारा जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है हमारी इन्वेस्टमेंट का, वो ये है कि हम अपने पैसे में ग्रोथ चाहते हैं। और ऑब्वियसली जब हम प्लान करते हैं तो हम अपने गोल्स को बनाते हैं, कितना समय हमारे पास, कितना कॉर्पस हमको लगेगा, और उसके हिसाब से हम अपनी एसेट एलोकेशन बना के फिर हम एक रेट ऑफ रिटर्न को एज्यूम करके चलते हैं। मान लीजिए हम इक्विटी में जब इन्वेस्ट करते हैं अगले 10, 15, 20 साल के लिए, तो हम अमूमन जो है एज्यूम करते हैं रिटर्न 12% का। तो जब हम वो रिटर्न लेके चलते हैं तो ये मेजर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि क्या वाकई में हमारा जो पोर्टफोलियो एट एन एवरेज रिटर्न 12% हमको दे रहा है कि नहीं दे रहा। ऑब्वियसली वो पहले साल से नहीं होगा, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आप उसको देखेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम अपने जो फंड की जो परफॉर्मेंस है उसको देखें, ताकि हम ये इंश्योर कर सकें कि हमारा जो पोर्टफोलियो है वो ट्रैक पे है और हमारे गोल जो है वो पूरे हो पाएंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि देखिए, एक होता है अपॉर्चुनिटी लॉस। अगर हम ऐसे फंड्स के अंदर बैठे हैं जहां पे परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, हम रिस्क ले रहे हैं इक्विटी का, लेकिन हमारे फंड अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, और हमने अगर उसको चलने देते हैं आगे तक, तो कहीं ना कहीं जो हमें कम रिटर्न मिल रहा है वो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी लॉस है, और वो कहीं ना कहीं हमारे फाइनेंशियल फ्यूचर को इम्पैक्ट करेगा। तो पहली बात, ये दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं कि हमें अपने जो फंड्स हैं हमारे पोर्टफोलियो में उनकी परफॉर्मेंस को मेजर करना है। अब इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये होता है कि हम उसको करेंगे कैसे। सबसे पहले तो परफॉर्मेंस को एक प्रॉपर पर्सपेक्टिव में डालने की जरूरत है। उसका मतलब ये है कि अगर मेरे कुछ फंड्स नेगेटिव हैं या मेरा पोर्टफोलियो नेगेटिव है, क्या इसका मतलब ये है कि मेरा पोर्टफोलियो परफॉर्म नहीं कर रहा? जरूरी नहीं है ऐसा हो। अगर मेरा पोर्टफोलियो प्रीडोमिनेटली इक्विटी में है और इक्विटी मार्केट अगर नीचे जा रही है या वॉलेटाइल है, तो जाहिर सी बात है कि मेरा रिटर्न जो है वो भी वॉलेटाइल होगा, वो नेगेटिव भी होगा। वहां पे हमको क्या देखना है कि मार्केट में कितनी गिरावट आई, या बेंचमार्क में कितनी गिरावट आई, और मेरे पोर्टफोलियो में कितनी गिरावट आई। तो ऐसा नहीं है कि हर बार जब नेगेटिव रिटर्न दिखे तो हमें लगे कि ये परफॉर्मेंस, हमारा फंड जो पोर्टफोलियो परफॉर्म नहीं कर रहा है, उसको प्रॉपर पर्सपेक्टिव में डालने की जरूरत है। इसको हम कंपेयर कैसे करें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कंपैरिजन कैसे करें? फंड परफॉर्मेंस को दो तरीके से कंपैरिजन करना है। एक बेंचमार्क, हर फंड का एक बेंचमार्क होता है। मान लीजिए आप किसी लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट करते हो तो उसका बेंचमार्क हो सकता है निफ्टी 50, तो उसके मुकाबले में आपके फंड ने कैसा परफॉर्म किया। दूसरा कंपैरिजन हम करते हैं उसी कैटेगरी के दूसरे फंड से। हमारे बेंचमार्क ने मान लीजिए 12% रिटर्न दिया, हमारे फंड ने भी 12% रिटर्न दिया, लेकिन एवरेज रिटर्न जो है लार्ज कैप की अगर 13, 14, 15% है, तो कहीं ना कहीं हमारा जो फंड है वो अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है किस तरह के रिटर्न हम देख रहे हैं। XIRR, हर निवेशक को पता है कि XIRR को देखना है, लेकिन वो है क्या? वो एक्सटेंडेड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है। हमारे जो SIP इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो लमसम करते हैं, वो अलग अलग समय पे करते हैं। तो जो कैश फ्लोज है उसको ध्यान में रखते हुए एनुअलाइज रिटर्न को कैलकुलेट किया जाता है। फिर होती है रोलिंग रिटर्न। रोलिंग रिटर्न क्या है? वो भी आपको एनुअलाइज रिटर्न बताएगी, 1 साल, 3 साल, 5 साल, 7 साल। लेकिन वो जो कैलकुलेशंस है वो डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे हो सकती है। इसका फायदा ये है कि ये कहीं ना कहीं आपको बताता है कि फंड कितना कंसिस्टेंट है, फंड ने डिफरेंट मार्केट सिचुएशन में कैसे परफॉर्म किया। तो ये चीजें हमको देखनी है। इसको मैं ट्रैक कहां से करूं? देखिए, सबसे पहले हर फंड हाउस अपनी फैक्ट प्रिंट करता है बाय 10th ऑफ एवरी मंथ, वहां से आपको ये डेटा मिलेगा। दूसरा, ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे मनी कंट्रोल है, ग्रो है या जीरोधा है, जिनकी वेबसाइट पे जब जाएंगे आपको परफॉर्मेंस मिलेगी। कुछ एंटिटीज ऐसी हैं जैसे वैल्यू रिसर्च या फिर मॉर्निंग स्टार,
जो फंड परफॉर्मेंस को प्रोफेशनली ट्रैक करते हैं, वहां से आपको मिलेगा। अगर आप किसी डिस्ट्रीब्यूटर या एडवाइजर के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो आपको एक एनालिसिस बना के देंगे कि आपके जो फंड्स हैं पोर्टफोलियो में उन्होंने कैसे परफॉर्म किया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अब सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम कौन से पैरामीटर्स को देखें, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला होगा हिस्टोरिकल रिटर्न, हमने बात की, इंटरनल एक्सआरआर की बात की, हमने रोलिंग रिटर्न की बात की, उसको हम देखेंगे। दूसरा रिस्क एडजस्ट रिटर्न, यानी रिटर्न तो एक तरफ है, फंड मैनेजर ने वो रिटर्न देने के लिए हमें कितना रिस्क लिया, उसमें कुछ रेशियोज हैं, जैसे शार्प रेशियोज है, टेनोर रेशियोज है। शार्प रेशियो जैसे आपको बताता है कि एक यूनिट जो रिस्क लिया उससे कितना आपको एडिशनल रिटर्न मिला। ये आपको बताता है कि अगर मान लीजिए दो फंड हैं, दोनों ने 12% का रिटर्न दिया और एक ने कम रिस्क लिया, एक ने ज्यादा रिस्क लिया, तो हम जाहिर सी बात है हम उस फंड को प्रेफर करेंगे जिसने कम रिटर्न लिया। तो वो देखना जरूरी है। और ये कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है मुझे लगता है जो हमें अपनी फंड्स की परफॉर्मेंस को देखने के लिए हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम उसको कंसिस्टेंटली करते रहें ताकि हमारा पोर्टफोलियो ट्रैक पे रहे। ओके, तो कई इंपॉर्टेंट बातें यहाँ आपको बताई गई हैं। फंड क्रिएशन, फंड्स के साथ पोर्टफोलियो क्रिएशन एक पहलू है। फंड चॉइस, फंड को चूज करना, उनके पास परफॉर्मेंस को देखते हुए आगे की परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना, कब कैसे क्या करना, किन बातों का ख्याल रखना, कैसे एनालाइज करना फंड की परफॉर्मेंस, ये तमाम इंपॉर्टेंट बातें, तमाम बारीकियां यहाँ पर हेमंत जी ने आपको समझाएं। उम्मीद करते हैं अगर आप नेक्स्ट अब पोर्टफोलियो क्रिएट करें, ये एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो को एनालाइज जरूर करने की कोशिश करें इन पैरामीटर्स के बेसिस पे। चलिए अब क्वेश्चंस को करते हैं शामिल। नितेश गुप्ता पहले व्यूअर हमारे साथ हैं जबलपुर से सवाल पूछने के लिए। नितेश नमस्कार, बताइए क्या क्वेश्चन है आपका? मैम, मेरा फंड का सिलेक्शन कैसा है, मेरे को इस तरह से चेक कराना है। और मेरे पास मोतीलाल ओसवाल के 3 फंड हैं, तो इन तीनों को कंटिन्यू करना चाहिए या ईएमसी में कोई डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए? ओके। और इसके बाद मैं ये जानकारी चाहता हूँ कि मैं एचडब्ल्यूपी करना चाहता हूँ, तो उसके लिए अभी से मैं किस फंड में मतलब एचडब्ल्यूपी के लिए इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दूं, जो आगे मैं 1-2 साल तो मतलब एसडब्ल्यूपी कितने समय बाद आप करना चाहते हैं? 15 साल बाद। ओके, 15 साल इसके अलावा आप लमसम पैसे भी डालना चाहते हैं म्यूचुअल फंड्स में 50 लाख के आसपास? जी। ओके, तो यानी जो पोर्टफोलियो अभी आप जो आपके एक्टिव एसआईपीज हैं, जो 18 लाख आपकी पोर्टफोलियो की वैल्यू है, ये भी आप 15 इयर्स के होराइजन से ही कर रहे हैं, 50 लाख से 15 इयर्स के लिए, और उसके बाद एसडब्ल्यूपी के थ्रू निकासी करना चाहते हैं, करेक्ट? जी करेक्ट। और जो 50 लाख है, तो उसमें रिस्क नहीं लेना चाहता। उसमें जो इन्वेस्टमेंट है वो विदाउट रिस्क रखना चाहता हूँ। हाँ, ओके, ठीक है। तो पहले तो इनका एक्टिव पोर्टफोलियो जो है, एक्टिव एसआईपी पोर्टफोलियो, वो मैं मेंशन कर देती हूँ। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप, कोटक मल्टी कैप, कैनरा बुको मल्टी कैप, मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स, आईसीआईसीआई प्रो डिविडेंड यील्ड इक्विटी, मोतीलाल ओसवाल ईएलएसएस टैक्स सेवर, एसबीआई कॉन्ट्रा, यानी टोटल 9 फंड्स हैं इनके पास। 5000 ईच डिप्लॉय कर रहे हैं, यानी 45,000 रुपए महीने की एसआईपी है। टोटल पोर्टफोलियो की वैल्यू 18 लाख है, 15 इयर्स का होराइजन है। लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं 50 लाख की, जैसे हेमंत जी ने प्रिसाइसली मेंशन किया। इनको रिस्क एवर्स इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, इनको थोड़ा सा सेफर साइड पर इन्वेस्ट करने हैं ये 50 लाख। 15 साल बाद एसडब्ल्यूपी के थ्रू निकासी भी करनी है। क्या सजेशन इनकी प्लानिंग पर? जी देखिए दीपाली, यहाँ पे 2 एस्पेक्ट हैं। एक तो जो पैसा वो एक्यूमुलेट करना चाहते हैं, दूसरा जो लमसम इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है जहां से वो सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान करना चाहते हैं। तो पहले इनकी जो इन्वेस्टमेंट है एसआईपी की वो बात करते हैं। इनकी जो करंट इन्वेस्टमेंट है, जैसा उन्होंने कहा कि 45,000 की इन्वेस्टमेंट है और 9 फंड्स है उनके पास। तो ओवरऑल मैं कहूंगा पोर्टफोलियो सही है, बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसमें स्कोप है कि पोर्टफोलियो को थोड़ा कंसोलिडेट किया जा सके, फंड्स को थोड़ा कम करें, क्योंकि उससे एक तो मॉनिटरिंग करना अच्छा होता है और दूसरा कहीं ना कहीं कुछ फंड्स ऐसे रहते हैं पोर्टफोलियो में जो आपकी परफॉर्मेंस को थोड़ा नीचे लेके आते हैं, तो उसको आप अवॉइड कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से जैसे मैंने कहा कंसोलिडेट करेंगे, तो कुछ जैसा मैंने कहा पहले के फंड अच्छे हैं उनके, तो उनके जो एग्जिस्टिंग फंड है वो कौन से रख सकते हैं, पहले उनको देख लेते हैं। तो उसमें जैसे पारंपरिक फ्लेक्सी कैप है, यहाँ पे हम एलोकेशन थोड़ा चेंज कर रहे हैं क्योंकि हम फंड्स कम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली जो अभी करंट इन्वेस्टमेंट है उसके मुकाबले में थोड़ी इन्वेस्टमेंट की हम अमाउंट जो है चेंज कर रहे हैं। तो पारंपरिक फ्लेक्सी कैप में 10,000, कोटक मल्टी कैप में 10,000, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में मैं चाहूंगा कि वो 10,000 करें। और बेसिकली इन्वेस्को जो एक और इनके पास आई थिंक ईएलएसएस फंड है जहाँ पे 5,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, एसबीआई कॉन्ट्रा में 6,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये जो फंड्स है इसमें इन्वेस्को का जो स्मॉल कैप फंड है वो 6,000 वो रखिए आप।
अगर ये इनको अभी मान लीजिए पुराने ओल्ड रिजीम के हिसाब से करके अपनी इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है तो एलएस को रखिए, अगर वो न्यू रिजीम में है तो ऑब्वियसली उसकी जरूरत नहीं है। बट अगर मैं ये मान के चलूं कि उनको एलएस की इन्वेस्टमेंट करनी है तो ये कुल मिला के 6 फंड्स हैं जो उनके पोर्टफोलियो में होने चाहिए। दूसरी बात, जो जहां तक एक कॉर्पस बनाने की बात है, उसके बाद एसडब्ल्यू पे करने की बात है, देखिए हम सभी जानते हैं कि सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान एक बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी है इनकम जनरेट करने की टैक्स एफिशिएंट तरीके से, और साथ ही ये इंश्योर करने की कि आपका पैसा जो है वो ग्रो करता रहे। तो मुझे लगता है एक फंड कैटेगरी जो अगर कम से कम आपका समय 3-5 साल या उससे ज्यादा हो, इनके केस में ज्यादा है, ऑब्वियसली वहां पे आप बैलेंस एडवांटेज फंड जो है उनको आप रखिए, क्योंकि सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये है कि एक तो उनकी जो ट्रीटमेंट है टैक्स ट्रीटमेंट वो इक्विटी की है, यानी 1 साल के बाद आपको सिर्फ 12.5% ही आपको कैपिटल गेन देना और 1,25,000 तक आपको कोई कैपिटल गेन नहीं देना। उसमें कुछ फंड्स हैं जिन्होंने कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म किया, जैसे आईसीआईसीआई बैलेंस एडवांटेज, कोटक बैलेंस एडवांटेज, निपॉन इंडिया बैलेंस एडवांटेज और एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज। ये कुछ फंड्स हैं जिनको आप कंसिडर कर सकते हैं। अगर आप मान लीजिए 50 लाख की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो ये एक फंड ऐसा एज ए ग्रुप आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं जो आपको ग्रोथ भी देगा, और जब भी आपको जरूरत होगी सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान से पैसा निकालने की, वहां से आप निकल सकते हैं। ओके, तो चलिए पूरी स्ट्रैटेजी आपको बताई गई है। पहले तो पोर्टफोलियो छोटा कीजिए, इतने सारे फंड्स की जरूरत नहीं है, किन फंड से निकलना है वो नेम्स आपको बताए गए। अब नया पोर्टफोलियो आपका कैसा होना चाहिए, मैं वैसे हेमंत जी ने बताया, मैं क्विकली मेंशन कर देती हूँ। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 10,000 डालिए, 10,000 डालिए कोटक मल्टी कैप में, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में 8,000, 6,000 एसबीआई कॉन्ट्रा इन्वेस्को स्मॉल कैप में और 5,000 डालिए मोतीलाल ओसवाल ईएलएसएस में। ये सजेशन आपको दिया गया है। बाकी रही बात आपके सेफर इन्वेस्टमेंट की, तो आप बैलेंस फंड्स में पैसे डिप्लॉय कर सकते हैं, जिसमें आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज, कोटक बैलेंस एडवांटेज, एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज और निपॉन इंडिया बैलेंस एडवांटेज फंड्स हैं। अगले व्यूअर से बात करते हैं। सूरज हैं हमारे साथ हैदराबाद से। सूरज नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। मैम करेंटली मैंने 4 स्मॉल कैप फंड ले रखे हैं, जो हैं एक्सिस स्मॉल कैप फंड रेगुलर ग्रोथ एंड बंधन स्मॉल कैप फंड रेगुलर ग्रोथ एंड एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड रेगुलर ग्रोथ और निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड रेगुलर ग्रोथ। और इन चारों में मैं टोटल 15,000 रुपीज़ पर मंथ इन्वेस्ट कर रहा हूँ, और मेरा टारगेट है कि मैं 12 साल में कुछ 6 ईयर्स का फंड अपने उसमें कलेक्ट करना चाहता हूँ। तो इज इट पॉसिबल विथ दिस इन्वेस्टमेंट और डू वी नीड टू इंक्रीज in any fund or do we need to remove something from these 4? ओके, तो 15,000 का पोर्टफोलियो है हेमंत जी। इंटरेस्टिंग ये है, चारों फंड स्मॉल कैप कैटेगरी के हैं, तो कैटेगरी में डाइवर्सिफिकेशन नहीं है, फंड हाउसेस में जरूर है। बंधन, निपॉन, एचडीएफसी, एक्सिस इनके स्मॉल कैप फंड लिए हुए हैं। 12 साल में 5 से 6 करोड़ का लक्ष्य है, 2.5 लाख के आसपास के पोर्टफोलियो की वैल्यू। बताइए। देखिए दीपाली, आई थिंक अच्छी बात इनके पोर्टफोलियो में ये सूरज ने जैसे डिटेल बताया कि उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को शुरू किया है। 15,000 की एसआईपी कर रहे हैं, अभी तक उन्होंने 2,60,000 रुपए एक्यूमुलेट किया है। 12 साल का इनका समय है, लेकिन यहाँ पे कुछ चैलेंजेस हैं इस पोर्टफोलियो में। आई थिंक उनको एड्रेस करना बहुत ही जरूरी है। एक तो मुझे लगता है इनका जो टारगेट है वो काफी एम्बिशियस है। उन्होंने कहा कि 5 करोड़ का ये कॉर्पस बनाना चाहेंगे। अब जो इनकी करंट इन्वेस्टमेंट है उसको अगर हम कंसिडर करें और ये अगर अनइंटरप्टेडली यानी बिना किसी रुकावट के 12 साल तक ये इन्वेस्टमेंट करते रहे 15,000 की, तो करीब करीब 57 लाख यानी 57 लाख का कॉर्पस बनेगा। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि वो हार्डली 11 या 12% का अपना जो कॉर्पस है टारगेट है उतना ही अचीव कर पाएंगे। इसलिए मुझे लगता है ये काफी एम्बिशियस टारगेट है, क्योंकि वहां तक पहुंचने के लिए उनकी एसआईपी अमाउंट को 1,60,000 तक बढ़ाना होगा। कुल मिला के 1,60,000 की एसआईपी करेंगे 12 साल, तब जाके वो 5 करोड़ तक पहुंचेगा। यहाँ पे हमने 12% का एनुअलाइज्ड रिटर्न मान के चला। तो 2 तरीके हैं, एक तो आई थिंक टारगेट को थोड़ा रियलिस्टिक बनाइए, दूसरा समय देखिए कि आपके पास वाकई में 12 साल के बाद जरूरत है या आपके पास और लंबा समय है, क्योंकि 5-7 साल अगर आप अपना पीरियड ड्यूरेशन बढ़ाएंगे तो डेफिनेटली जो इन्वेस्टमेंट की जो रिक्वायरमेंट है वो कम होगी। तो एक तो ये एस्पेक्ट पे को ध्यान रखना है। दूसरा, दीपाली जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, देखिए चारों के चारों जो फंड्स हैं वो स्मॉल कैप में है। ये बात सही है कि स्मॉल कैप इज ए कैटेगरी और लॉन्गर टर्म अच्छा परफॉर्म करती है, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपके पोर्टफोलियो को अगर जरूरत से ज्यादा एक्सपोजर हो तो वो काफी रिस्की भी बनाती है। तो चारों के चारों फंड स्मॉल कैप में अगर आप रखेंगे तो कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा रिस्क ले रहे हैं। एक स्मॉल कैप रखिए आप अपने पोर्टफोलियो में, इनमें से
बंधन स्मॉल कैप को रखिए, आप 2,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप चाहें तो 3,000 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। बाकी जो 12,000 है वो आपको ब्रॉड डाइवर्सिफाइड कैटेगरीज, जैसे मल्टी कैप में आप देख सकते हैं निप्पॉन मल्टी कैप, जहां पे आप 4,000 की इन्वेस्टमेंट कीजिए, और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड जहां पे 4,000 की इन्वेस्टमेंट कीजिए, और इन्वेस्टको लार्ज मिड कैप जहां पे आप 4,000 की इन्वेस्टमेंट कीजिए। तो कुल मिला के 4 फंड डिफरेंट सेक्टर में आपको एक्सपोजर मिलेगा। ये ऐसे फंड्स हैं जिनकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही है। तो एक तो टारगेट को रिविजिट कीजिए, दूसरा अपने पोर्टफोलियो में इंश्योर कीजिए कि जो डिफरेंट सेगमेंट है मार्केट के, उनका रिप्रेजेंटेशन एक हेल्दी तरीके से हो, ताकि आप जरूरत से ज्यादा रिस्क ना लें। ओके, चलिए, तो ये रही राय आपके पोर्टफोलियो पर। अकॉर्डिंगली आप थोड़े से बदलाव कीजिए, और एलोकेशन डेफिनेटली आपको इंक्रीज करना पड़ेगा अपने गोल को हासिल करने के लिए। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के पर कुछ और क्वेरीज, चल वापस आते हैं। आप देख रहे हैं यो मनी, हमारे साथ में रुस्तगी मौजूद है किसी भी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। बात करते हैं अगले व्यूअर से। लक्ष्मी नारायण दिल्ली से कनेक्टेड हैं। लक्ष्मी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? एक्चुअली मैंने अपना पोर्टफोलियो भेजा है आपको। एक्चुअली मेरा जो टारगेट है 5 CR है विद इन 20 years, एंड माय मंथली इन्वेस्टमेंट है 10,000 पर फंड, एंड मैंने अपना डेट फंड का भी आपको पोर्टफोलियो भेजा हुआ है, जिसमें सुकन्या समृद्धि भी है, एंड उसमें SGB गोल्ड है, एंड एक फंड और है मेरा बॉन्ड है। डिटेल्स है हमारे पास। मुझे एक चीज बताइए लक्ष्मी जी, आपकी जो SIP पोर्टफोलियो है उसकी वैल्यू कितनी है? अप्रॉक्स 20 लाख। ओके, और आपका 20 इयर्स में 5 करोड़ का टारगेट है, करेक्ट? यस, राइट। ओके, ठीक है। तो पहले तो मैं इनका पोर्टफोलियो बता देती हूँ। इक्विटी, म्यूचुअल फंड, डेट और कुछ ट्रेडिशनल टूल्स इन्होंने रखे हुए हैं। 60,000 पर मंथ के मंथली SIP है हेमंत जी, जिसमें इनके पास 6 फंड्स हैं, 10,000 ईच डिप्लॉय कर रहे हैं। मोतीलाल ओसवाल लार्ज कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, मोतीलाल ओसवाल का लार्ज मिड कैप, ICICI प्रू फ्लेक्सी कैप, एक्सिस मल्टी कैप, बंधन स्मॉल कैप। ये रहे 6 फंड। 60,000 रुपए महीने के हिसाब से 20 लाख की पोर्टफोलियो की वैल्यू हो चुकी है। दूसरा है इनका लमसम इन्वेस्टमेंट, 4.5 लाख मोतीलाल ओसवाल लार्ज कैप में, 3 लाख पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में। मेरे ख्याल से ये इन्हीं फंड्स का शायद इन्होंने या तो ब्रेक टोटल एक्यूमुलेशन शेयर किया है, मैं ऐसे एज्यूम करके चल रही हूँ, और अगर लमसम अलग से इन्वेस्टमेंट है तो बता देते हैं। इनफैक्ट लक्ष्मी जी, जो ये लमसम इन्वेस्टमेंट, अगर आप ऑनलाइन पर हैं तो प्लीज करेक्ट कीजिए, जो ये आपने फंड्स में लमसम इन्वेस्टमेंट डाली हुई SIP से अलग अमाउंट है, या फिर SIP के थ्रू एक्यूमुलेशन की डिटेल्स शेयर की है आपने? मैम एक्यूमुलेशन है ये अलग से निवेश किया हुआ है आपने? नहीं मैम, उसी में इंक्लूड है। अच्छा, ये एक्यूमुलेशन का ब्रेकअप आपने दे दिया है। ओके, राइट। तो एक आपने इसमें जो नया फंड दिखाई दे रहा है एक्यूमुलेशन, वो SBI मैग्नम चाइल्ड बेनिफिट है 2,11,000। ये शायद आपने पहले SIP की होगी, अब स्टॉप कर दिया, ऐसा एज्यूम करके चलते हैं, राइट? ओके, ठीक है। तो यानी एक्टिव SIPs के अलावा एक इनके पास SBI मैग्नम चाइल्ड बेनिफिट है, जो कि पैसिव फंड पड़ा हुआ है इनके पास, 20 लाख की पोर्टफोलियो की वैल्यू है। इसके अलावा अन्य निवेश कहाँ किया हुआ है? 15 लाख सुकन्या समृद्धि योजना में, 3.5 लाख सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में, 5 लाख FDs में, बॉन्ड्स में 2 लाख। जैसे उन्होंने कहा 20 इयर्स में 5 करोड़ का टारगेट है, क्या सजेशन? पहले सब एक कंफर्मेशन चाहता हूं मैं कि इनका समय जो है इनके पास 15 साल है टाइम होराइजन या 20 इयर्स, बिकॉज उससे जो कॉर्पस बनेगा उसमें बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। लक्ष्मी जी, 20 इयर्स की आप बात कर रहे हैं ना, ये 15 इयर्स? 20 years। 20 इयर्स, ओके, ठीक है। तो आई थिंक मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन थी उसमें शायद उन्होंने 15 साल कहा था आपको। करेक्ट, तो अगर 20 जो साल डिटेल्स उन्होंने दी थी उसमें 15 साल था। जी बिल्कुल। तो आई थिंक शुरुआत करते हैं कि इनका जो टारगेट है वो पूरा होगा कि नहीं। SIP, जैसा उन्होंने कहा कि 60,000 की SIP कर रहे हैं, और अभी तक उन्होंने करीब 18 लाख का कॉर्पस जो है वो एक्यूमुलेट किया। तो हम इन दोनों को अगर कंसीडर करें, पहले मैं 15 साल की बात करता हूँ, फिर मैं 20 साल पे आऊंगा। अगर वो 15 साल कंटिन्यू करते हैं इस प्रोसेस को, तो यहाँ पे 2 चीजें मैंने देखी। एक तो सुकन्या समृद्धि में जिनका पैसा वो SIP से जो एक्यूमुलेट किया वो, और जो SIP से इन्वेस्टमेंट करने वाले अगले 15 साल में वो, और एक सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड फंड में भी इनका पैसा है, वो भी मैंने कंसिडर किया। तो अगर मैं इन सभी को कंसिडर करूं तो करीब मेरे हिसाब से 4 करोड़ 60 लाख का कॉर्पस बनेगा। इनका जो टारगेट है वो 5 करोड़ का है। बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, बट जैसा इन्होंने कहा कि इनका जो समय है वो टाइम होराइजन 20 साल का है, तो अगले 5 साल में वो पैसा डबल होगा अगर ये अपना प्रोसेस कंटिन्यू करते हैं।
इनका टारगेट है 5 करोड़ का, इनका जो कॉर्पस बनेगा 9 करोड़ के करीब बन जाएगा। तो मेरे हिसाब से इनको अपने टारगेट को पूरा करने के लिए जो 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके लिए कोई भी प्रॉब्लम उनको नहीं आएगी। इन्होंने एक और बात कही कि क्या उनको मिड कैप अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए कि नहीं। देखिए, मिड कैप हमेशा एक अच्छा एडिशन है क्योंकि वो क्वालिटी स्टॉक्स हैं, आपके पोर्टफोलियो में हो सकता है। तो उसको शामिल करने के 2 तरीके हैं। एक तो ये है कि आपके पास जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट है उसमें से आप उसको, जैसे मोतीलाल ओसवाल लार्ज कैप है, क्योंकि आपके पास लार्ज कैप का एक्सपोजर दूसरे फंड से भी है, तो वो पैसा जो है अगर आप मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में करते हैं तो वो एक बहुत ही क्वालिटी फंड है। तो वो एक तरीका है आपके पास अपने पोर्टफोलियो में मिड कैप करने का। मेरे हिसाब से लंबे समय में, स्पेशली जब आप 20 साल के लिए इन्वेस्ट करें, तो एक मिड कैप फंड आपके पास होना चाहिए। तो ये एक बदलाव है। बाकी जैसा मैंने कहा, ओवरऑल इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सिर्फ इतना ध्यान रखना है उनको कि इररिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट कंडीशन अपनी इन्वेस्टमेंट को 20 साल तक कंटिन्यू करना है। ओके, चलिए कुछ और क्वेरीज लेते हैं। अब श्रीजीत ने एक सवाल भेजा है ईमेल के थ्रू, और इनका सवाल इनके पोर्टफोलियो को लेकर है। 40,000 की मंथली एसआईपी है हेमंत जी, 20,000 के एडिशनल एसआईपी करना चाहते हैं। टोटल एसआईपी उस केस में 60,000 पर मंथ की हो जाएगी। एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो की वैल्यू 10 लाख है और 5 सालों में 1 करोड़ का टारगेट है। कौन से फंड्स हैं श्रीजीत का पोर्टफोलियो में बताऊं तो मोतीलाल ओसवाल निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स फंड में 10,000 पर मंथ, 8,900 है पराग पर फ्लेक्सी कैप में, 6,700 आईसीआईसीआई प्रू ब्लू चिप, 3,700 कोटक स्मॉल कैप रेगुलर फंड में, 3,300 एक्सिस ब्लू चिप, 3,000 एचडीएफसी बीएससी सेंसेक्स, 2,400 आईसीआईसीआई प्रू इक्विटी इंडेक्स और 2,000 एक्सिस मिड कैप में। बताइए। देखिए दीपाली, यहाँ पे सबसे बड़ा चैलेंज है, इनके पास जो टाइम होराइजन है वो सिर्फ 5 साल का है। जब आप एसआईपी से इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी एवरेज होल्डिंग करीब 2.5 साल हो जाएगी। तो ये एक बड़ा चैलेंज है। पर अच्छी बात ये है, जैसा उन्होंने कहा कि अपनी एसआईपी अमाउंट को बढ़ाना चाहते हैं। 40,000 की इन्वेस्टमेंट है, 20,000 से और बढ़ाना चाहते हैं। तो मैं 60,000 की एसआईपी अमाउंट अगर मान के चलता हूँ, अगर ये अगले 5 साल तक अपना इन्वेस्टमेंट प्रोसेस कंटिन्यू करते हैं तो करीब करीब 67 लाख का कॉर्पस बनेगा। तो इनको अपने टारगेट तक पहुंचने के लिए कुल मिला के 90,000 की एसआईपी करनी है। यानी 20,000 जो अभी बढ़ाना चाहते हैं उसके साथ ही 30,000 की एसआईपी को और बढ़ानी होगी। और ये चैलेंज मेनली इसलिए है क्योंकि इनके पास सिर्फ 5 साल का समय है अपने टारगेट तक पहुंचने के लिए। तो एक तो ये बड़ा चैलेंज है। दूसरा, अगर मैं इनके पोर्टफोलियो को देखूं, कुछ फंड अच्छे हैं। आई थिंक ये मिक्स बैग है, मैं कह सकता हूँ। यहाँ पे मैं देख सकता हूँ एक मोतीलाल ओसवाल का डिफेंस इंडेक्स फंड है। देखिए, सेक्टर फंड में जब आप इन्वेस्ट करते हो, स्पेशली जब आपके पास बहुत लंबा समय नहीं है, तो एंट्री एग्जिट प्रोपोर्शन ये सब इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बन जाते हैं। तो मेरे हिसाब से उसकी बजाय अगर आप मोतीलाल ओसवाल का मल्टी कैप फंड लें तो वो आपके प्रोफाइल, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से ज्यादा सुटेबल है। फिर मैं देख रहा हूँ एक्सिस के 2 फंड है इनके पास। एक एक्सिस का ब्लू चिप फंड है, एक्सिस का मिड कैप फंड है। इन दोनों में मिला के करीब करीब इनकी इन्वेस्टमेंट जो है वो 5,300 की है। मैं चाहता हूं कि वो दोनों आप एक फंड में, एक्सिस का लार्ज एंड मिड कैप, उसमें आप क्लब कर दे तो वो एक बेहतर ऑप्शन होगी। ऐसे ही मैं देख रहा हूं कि 2 स्मॉल कैप फंड है इनके पास। एक स्मॉल कैप फंड है, बट इशू ये है कि सिर्फ 5 साल का समय, तो कहीं ना कहीं वो आपके पोर्टफोलियो को थोड़ा ज्यादा एग्रेसिव बना रहा है। तो एक कोटक स्मॉल कैप के 3,700 की इन्वेस्टमेंट और एक एचडीएफसी बीएससी सेंसेक्स में 3,000 की इन्वेस्टमेंट, यानी 6,700 की जो इन्वेस्टमेंट है, अगर वो आप एक लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी जैसे कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी में करें तो वो बेहतर होगा। बाकी फंड ठीक है। हमने कोशिश ये की है, क्योंकि आपके पास बहुत लंबा समय नहीं है, हम नहीं चाहते कि आपका पोर्टफोलियो बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो, क्योंकि फिर रिकवरी का टाइम आपको नहीं मिलेगा। तो ये कुछ चेंजेस है। मुझे लगता है अगर आप करेंगे तो आपके पोर्टफोलियो में रिस्क और रिवॉर्ड के बीच में जो बैलेंस होना चाहिए वो आपको मिलेगा। ओके, चलिए तो ये रही सलाह आपके पोर्टफोलियो को लेकर। अब फटाफट से पूछ लेते हैं हेमंत जी के टॉप 4 फंड्स। हेमंत जी बताइए। जी देखिए, मल्टी कैप कैटेगरी में निपॉन इंडिया मल्टी कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, बंधन स्मॉल कैप और इन्वेस्को लार्ज एंड मिड कैप, डिफरेंट कैटेगरीज के मैंने फंड दिए हैं। चाहे एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हो, चाहे नए निवेशक हो, अगर आपको एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना है तो ये फंड आपके पोर्टफोलियो में एक अहम रोल प्ले कर सकते हैं। तो ये रहे हेमंत जी के टॉप 4 फंड्स। आपके स्क्रीन पर नोट कर लें अगर आपको पोर्टफोलियो क्रिएट करना है हेमंत जी की चॉइस के हिसाब से। थैंक यू हेमंत जी शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। इसी के साथ यो मनी में तो इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।